तो अब ये ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप लोगों ने मेरी इंडिया ट्रिप के सारे व्लॉग्स तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वो देख लेना, क्योंकि उससे आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड फिलिपिनो है या फिर वाइफ फिलिपिनो है और वो आपके साथ पहली बार इंडिया आने वाली है, इवन सेकेंड टाइम भी आने वाली है, तो क्या क्या चीज़ों का प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ सकता है। और उसके अलावा इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो भी जल्दी ही बनाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वो टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए वेट करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इंडिया से लेके फिलीपींस ट्रैवल करना है, सो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि वो कैसे किया जाता है। सो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। And if you are not able to understand Hindi, then skip to the Hindi part. Later I have shared all the details in English with you. So पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी में। इंडिया से जो फिलीपींस का जर्नी है वो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के लिए हैक्टिक हो सकता है, इसीलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिटेल है जो इस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगी अगर आप लोग इंडिया से फिलीपींस का ट्रैवल करने वाले हो। इवन अगर आप लोगों ने इसके पहले ट्रैवल किया रहेगा तो कुछ एक्स्ट्रा टिप आप लोगों को मिल जाएंगी, जिसके वजह से आपकी आने वाली जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि इंडिया से फिलीपींस में आना है, सो डेफिनेटली आप लोगों को सबसे बेस्ट एंड ईजी वे है फ्लाइट्स। बट फ्लाइट्स जो चीज़ है वो ऐसा है कि इंडिया से फिलीपींस के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अब डायरेक्ट फ्लाइट का मतलब ये होता है कि आप इंडिया में किसी भी एक जगह से फ्लाइट पकड़ो। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो जैसे अगर आप लोग मुंबई से बैठे और सीधा आपका फ्लाइट लैंड करेगा मनीला में, उस चीज़ को बोला जाता है डायरेक्ट फ्लाइट। बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इंडिया में ऐसी कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जो आपको इंडिया से लेके जो है वो मनीला में या फिर फिलीपींस में लैंड करे। इसीलिए अभी हम लोगों को जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती है। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट जो होती है वो ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल कि आपको इंडिया से जाना पड़ेगा किसी और कंट्री के लिए, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो लैंड करने के बाद आप लोगों को फ़्लाइट को छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरी फ़्लाइट में बैठना पड़ेगा, और दूसरी फ़्लाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मनीला में या फिर फिलीपींस में कोई भी जगह पर लैंड करवा देगी। तो ये हो गई कनेक्टिंग फ़्लाइट। ऐसे कौन से देश है या फिर ऐसी कौन सी एयरलाइंस है जो आप लोगों को यहाँ पर फिलीपींस आने के लिए हेल्प कर सकती है कम से कम टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, या फिर जैसे भी आप लोगों को चाहिए वैसे सस्ते प्राइसेस में। तो ऐसी कुछ एयरलाइंस है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। तो पहला और सबसे बेस्ट है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो विथ सिंगापुर एयरलाइंस, क्योंकि इंडिया के हर एक जगह से सिंगापुर आने के लिए फ़्लाइट है और सिंगापुर से यहाँ पर फिलीपींस आने के लिए भी फ़्लाइट है। तो ये जो फ़्लाइट्स है वो बहुत सारी है और अलग अलग टाइम पे है। तो अगर आप लोगों को इंडिया से लाइक रात को लेट निकलना है, यहाँ पे जल्दी पहुँचना है, तभी भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को जो है वो इंडिया से जल्दी निकलना है, यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचना है, तभी भी आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो सिंगापुर एयरलाइंस आप यूज़ कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। और हाँ, ये कनेक्टिंग एयरलाइंस ऐसी होगी कि इंडिया से सिंगापुर, और सिंगापुर उतरने के बाद आप लोगों को दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, वो आप लोगों को पहुँचाएगी यहाँ पे मनीला, सीबू, या फिर आप लोगों को कोई भी और अदर एयरपोर्ट या फिर सिटी में जाना होगा। तो ये हो गया आप लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट पहला, सिंगापुर एयरलाइंस। दूसरा जो है वो है थाई एयरवेज। तो इंडिया से आप लोग जाओगे थाईलैंड, थाईलैंड से जाओगे मनीला, तो ये हो गया। तीसरी जो एयरलाइंस है वो है मलेशियन एयरलाइंस। तो इंडिया से आप जाओगे मलेशिया कोलालमपुर, और कोलालमपुर से आपका दूसरा फ्लाइट रहेगा टुवर्ड्स मनीला। और इसके अलावा ये तीन एयरलाइंस जो है वो सबसे बेस्ट है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा एक जो एयरलाइन है वो है कथाई पैसिफिक। तो वो चाइनीज़ पकड़ लो कि इंडिया से जाएगा हांगकांग पे और हांगकांग से जाके यहाँ पर आएगा। तो ऑल द वे आपका ऐसा जर्नी हो जाएगा। मैं आपको वो एयरलाइन रिकमेंड नहीं करूँगा, बट स्टिल अगर आप लोगों को बजट में अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो स्टिल यू कैन गो फॉर इट। मैं ज़्यादा करके ये तीन एयरलाइंस रिकमेंड करूँगा, सिंगापुर एयरलाइंस,
थाई एयरवेज या फिर जो है वो आप चूज़ कर सकते हो मलेशियन एयरलाइंस। ये चीज़ हो गया। अभी कुछ लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं अगर इंडिया से सिंगापुर जाके मतलब सिंगापुर लैंड करूँगा, फिर सिंगापुर लैंड करने के बाद उतरूँगा और फिर मेरा दूसरा फ्लाइट रहेगा, तो क्या उसके लिए मुझे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि अगर आप लोगों का कनेक्टिंग फ़्लाइट है और सेम पीएनआर में है, मतलब एक ही टिकट के अंदर ऐसा बताया है कि इंडिया मतलब जो भी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर अगर आप किसी और अदर कंट्री के पार्ट से हो और वहाँ से आपका सिंगापुर एयरलाइन है जो डायरेक्टली लेके जाएगा आपको सिंगापुर में, और सिंगापुर से फिर आपका दूसरा फ्लाइट रहेगा सेम पीएनआर के अंदर, तो आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा का भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। तो ट्रांजिट वीज़ा मतलब ऐसा होता है कि कुछ एयरलाइंस जो आप लोगों को सस्ते में जो है वो टिकट दे देती है, बट उसके जगह पे जो है वो आप लोगों को ट्रांजिट करना पड़ेगा। अब ये ट्रांजिट का मतलब ऐसा होता है कि जब आप इंडिया से जाओगे फॉर एग्जांपल कोलालमपुर, ये जो भी सस्ती फ्लाइट्स होती है उनका सबसे बेस्ट जो डेस्टिनेशन है वो है कोलालमपुर मलेशिया। तो वो इंडिया से लेके जाएगी आप लोगों को मलेशिया में आप लोग उतरोगे, और मलेशिया में उतरने के बाद जो है वो आपको इमिग्रेशन मलेशिया का क्लियर करना पड़ेगा। आपका जो है बाहर जाने के बाद लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा। लगेज लेने के बाद आप लोगों को फिर से जो है वो मलेशिया में चेक इन करना पड़ेगा, फिर से आपका लगेज देना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आप लोगों को दूसरा बोर्डिंग पास मिलेगा और वो लेने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हो। ज़्यादा करके अगर आप लोग फिलीपींस ये एयरलाइंस में से आओगे, ये तीनों में से कोई एक एयरलाइंस में से मतलब जैसे सस्ती एयरलाइंस में से आओगे, तो प्रॉब्लम आपका ये हो सकता है कि फिलीपींस में आने के बाद आप लोगों का इमिग्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में जो भी बंदा आता है, थोड़ा सा सोच लो कि यहाँ की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर जो भी चीज़ आपने सस्ता चूज़ किया है मतलब आप लोगों के इसके पीछे कुछ बैड थिंकिंग है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग सस्ती एयरलाइन से आओगे सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, खास करके इंडियन के लिए। तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड करो ये सब सस्ती एयरलाइंस को यहाँ पर आने के लिए। अगर आप लोगों का बजट नहीं है तो देखो इन द एंड आप लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है, बट अगर आप लोगों के पास चॉइस है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ऐसी एयरलाइन बुक करो और थोड़ा टाइम जल्दी करो, ताकि आप लोगों को जो है वो जो भी एयरलाइन मिले वो थोड़ी सी सस्ती हो और आप सही तरीके से यहाँ पे आ पाओ। अब जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिट वीज़ा, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था। तो उसके लिए आप लोगों को मतलब फिलीपींस का वीज़ा इतना हेडेक करने के बाद आपने कैसे करके ले भी लिया। अगर आप लोगों को फिलीपींस वीज़ा के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर, वहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा फिलीपींस वीज़ा के लिए। बट यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजिट वीज़ा। तो फिलीपींस का वीज़ा तो जैसे तैसे करके आप लोगों ने ले लिया, उसके बाद आता है ट्रांजिट वीज़ा। तो ट्रांजिट वीज़ा जो है उसके लिए अगेन आप लोगों को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अनदर से हेडेक हो जाता है। और ज़्यादा करके मैं आप लोगों को ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपका मेन गोल है फिलीपींस आना, तो आप दूसरे कंट्री का या दूसरे जगह का वीज़ा क्यों लोगे जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, अगेन से डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, उनको रीज़न बताना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है आप ऐसी एयरलाइन चूज़ करो, जैसे मलेशियन एयरलाइन चूज़ कर लो, आपका जो है वो ट्रांजिट वीज़ा का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हो गया, और आप इंडिया से लेके आराम से जो है वो फिलीपींस पहुंच सकते हो। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट वाला ये चीज़ रहा। अभी इसमें ऐसा होता है कि कुछ एयरलाइंस जो है उनके टर्मिनल सेम होता है। अभी टर्मिनल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बताऊं, तो जैसे अगर आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया रहेगा, अगर आप लोगों ने जो ट्रेन में ट्रैवल किया रहेगा, तो बस एंड ट्रेन में जो है वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से वो बस पर्टिकुलर निकलती है। तो ये प्लेटफॉर्म को फ्लाइट्स के लिए बोला जाता है टर्मिनल। तो जैसे टर्मिनल 1 हो गया, टर्मिनल 2 हो गया, टर्मिनल 3 हो गया, टर्मिनल 4 हो गया। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो जैसे दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में 1, 2, 3 और आई थिंक सो 4 है या बन रहा है, ऐसा कुछ तो है। बट ऐसे तरीके से अगर आपको बोलूँ तो 4 टर्मिनल्स है। मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई में 2 टर्मिनल है। पहला है डोमेस्टिक टर्मिनल जो है टर्मिनल 1, और दूसरा है इंटरनेशनल टर्मिनल जो है टर्मिनल 2। बट आजकल कुछ फ्लाइट्स जो है वो टर्मिनल 2 से भी जाती है जो डोमेस्टिक है। तो ये इस तरीके से है टर्मिनल्स। वैसे ही सेम जब आप सिंगापुर, थाईलैंड या फिर अगर आप मलेशिया लैंड करोगे
तो वहाँ पर भी कुछ टर्मिनल्स हो गए। तो फॉर एग्जांपल कि सिंगापुर के बारे में बात करें तो आपका जो फ्लाइट है वो इंडिया से सिंगापुर में जा रहा है और सिंगापुर में टर्मिनल 1 पे लैंड कर रहा है, ठीक है, और आपका दूसरा फ्लाइट जो है वो टर्मिनल 3 से है। तो आपको क्या है ना कि वो टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 2 तक या 3 तक आपको पर्सनली ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग मेरा सिंगापुर वाला व्लॉग देखोगे तो वहाँ पे मैंने एयरपोर्ट के बारे में बताया है बहुत सारी डिटेल्स, और इसके अलावा मैं एक एडिशनल ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट जिस चीज़ का हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि आप लोगों को जो है वो टर्मिनल पे ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ये टर्मिनल पे जो ट्रैवलिंग होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आपको उसके बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। खास करके कुछ ऐसी बड़ी एयरलाइंस पकड़ लो, जैसे थाई एयरवेज हो गया, मलेशियन एयरलाइंस हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, तो आप लोग यहाँ से इंटरनली फ्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को जो है वो ट्रांजिट वीज़ा का रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जा सकते हो। बट हर एक टर्मिनल पे जो है वो बोर्ड लगाया होता है, साइनेज लगाया होता है, उसको सही तरीके से पढ़ो। और अगर आप लोगों को उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है तो आप लोग जो है वो हेल्प डेस्क पे जाके एनीवेज पूछ सकते हो। हर एक एयरपोर्ट पे, मतलब हर एक कंट्री का हर एक एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क होता है, वो आपको हेल्प करेगा। खास करके अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं पता है तो आप ट्राई कर सकते हो, जो आपकी फ़्लाइट की एयर होस्टेस या फिर जो भी है, जब आप लैंड करोगे उसके बाद पूछ लेना, तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ से जाना है, तो आप लोगों को उसके रिगार्डिंग हेल्प हो जाएगा। और ज़्यादा करके जो है वो एयरपोर्ट, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए होता है स्काई ट्रेन। जैसे मलेशिया में कोलालमपुर पे जाओगे तो वहाँ पे टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को स्काई ट्रेन मिल जाएगा। वो बहुत ही लंबा वॉक होता है, बट स्टिल आप लोग जो है वो ये चीज़ कर सकते हो। एंड इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता, मतलब वो एयरपोर्ट के बारे में आइडिया नहीं है, सो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि ऑलवेज ट्राई करो कि आप लोगों का जो टाइम हो वो 4 घंटे, मिनिमम 3 से 4 घंटे के आसपास का हो। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 2022 में आया था और मेरा जो ट्रांसफ़र का टाइम था, मतलब मेरा फ़्लाइट लैंड किया उसके जस्ट 1.5 घंटे बाद, मेरा 1.5 घंटा भी नहीं, 1 सवा घंटे के आसपास जो है मेरा दूसरा फ्लाइट था। बट स्टिल क्योंकि मुझे सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में पता है, मैं ज़्यादा करके वहीं से ट्रैवल करता हूँ। 1-2 बार मैंने कोलालमपुर से भी ट्राई किया है और एक बार मैं थाईलैंड भी गया था। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि ये जो एयरपोर्ट के बारे में मुझे आइडिया है, तो अगर मेरा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो टाइम रहेगा वो कम रहेगा तो चलेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इससे आप जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँच सकते हो। और इसीलिए जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ऐसा कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो और फर्स्ट टाइम पे वो एयरपोर्ट पे जाने वाले हो, तो मोस्टली ट्राई करो कि 4 घंटा मिनिमम आपका जो है वो फ़्लाइट का ये टाइम हो। क्यों 4 घंटा? क्योंकि देखो, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट या ट्रैवलिंग के बारे में जब हम लोग बात करें तो आपका बोर्डिंग ऑलरेडी जो है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा तो ट्रैवल या फिर ट्रांसपोर्ट करने के पहले जब तक आप वहाँ पे पहुँचोगे तब तक बोर्डिंग गेट क्लोज़ हो गया रहेगा, तो इसमें आपका जो है वो नुकसान हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ ट्रैवल करने वाले हो, सो ऑलवेज़ 4 घंटा या 3 घंटा तो मिनिमम जो है वो आपका दूसरे फ्लाइट के बीच में गैप होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग 12 घंटे का और 18 घंटे का भी करते हैं, तो उन केस में अगर आपके पास वो कंट्री का वीज़ा है, जैसे थाईलैंड तो अभी वीज़ा फ्री है, तो आप उस कंट्री में बाहर जाके वो कंट्री को एक्सप्लोर करके रिटर्न आ सकते हो। मलेशिया के लिए भी सेम चीज़ है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 12 या 18 घंटे का आपका ट्रैवलिंग है तो आप मलेशिया जाके जो भी 1-2 प्लेसेस एटलीस्ट एक्सप्लोर करके आ सकते हो। और सिंगापुर के लिए वैसा चीज़ नहीं है। सिंगापुर के लिए आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग जो है वो इंडिया से फिलीपींस आ सकते हो और लास्ट में फाइनली आप पहुंचोगे मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या चीज़ें हैं, कैसी है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो मतलब बनाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करूँगा कि मनीला में जब आप लैंड करोगे तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 कहाँ पर है, टर्मिनल इवन 4 कहाँ पर है, और वहाँ से आप लोगों को जो है वो किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, ये सारी डिटेल जो है मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी इसके बाद जो भी डिटेल्स है मैं इंग्लिश में शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आप लोगों को डिटेल्स मिल गई रहेगी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
And now we are going to speak in English. So for example, if you are traveling from India to Philippines, there is no direct flight, there is always connecting flight, means you need to go through any other country or you can say city, so that it's like that you are able to reach here. So connecting flights are usually from India to Singapore to Manila. So you need to change the flights in between, like you need, if your flight is Singapore Airlines, you are going from India to Singapore, then you are going to change the other flight from Singapore to Manila, like that. So that's how you are going to travel over here. The same way you have a Thai Airways option, you have a Malaysian Airlines option. I won't recommend you to use some cheaper flights because they require transit visa, and then again there is a headache to get transit visa because you need to apply some documents, apply digitally online, or either you need to hire some agent, so they are going to process your transit visa, and then it's going to cost you extra. So that's the thing. So I will recommend you to go with the airlines. Even there is a one more airline which can bring you here in the Philippines. It's from India to Hong Kong and Hong Kong to Manila. So it's like a Cathay Pacific. I won't recommend that airline, but if you still, means if you are looking some budget option, then you can go for it, like that. So this is how from India to Philippines you are able to travel. In between that you are asking, for example, if you choose from India to Singapore to Manila, or India to Kuala Lumpur to Manila, or India to Thailand to Manila, or Bangkok to Manila, so do you require transit visa or something like that? If you choose the official airline, then you don't require any transit visa. One more thing, Thailand is visa free for Indian for right now. Again, the Malaysia is also visa free for Indians for as of right now for 6 months. So like that, so you don't need transit visa, you can easily go and you can easily reach Manila. As well as there is one more thing that you need to consider if you are going from Singapore. So you don't need transit visa if you have the same PNR. For example, my flight is in one ticket in one PNR from Mumbai to Singapore and Singapore to Manila. So I don't need transit visa, I can roam Singapore airport for free, I can explore that, and then you can easily able to reach Philippines, like that. There is one more thing, in these airlines, these airports, you will get free Wi-Fi, free internet, so you are able to update your relatives or maybe your girlfriend who is here, so that you have reached here, and after some time you are going to reach in Manila. Few videos I'm gonna make, like recently I have traveled from India to Singapore to Manila in Philippines, so that I'm going to share how to transit through Changi Airport, and Changi Airport how to like go from Terminal 1 to Terminal 3 and other stuffs. As well as I'm gonna make one more video which I'm gonna share how the airports in Manila, what are the terminals like Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4, like that, and there are lots of other details I'm gonna share with you. So this is kind of like mostly I'm gonna give you the overview of the airports, like that. So this is the way, like that. And then if you are traveling from first time, so I will recommend you to try to use the in between connecting flight gap is like a minimum to minimum 3 hours, and if you have a more, it's well and good. If you have a less time, so that if you knew that airport, then it's better, because if you don't have the knowledge about that airport, chances are high that before you reach that other flight, your flight will be take off, and then you will miss that flight. So make sure that you have minimum 3 hours gap in between connecting flight. For example, like I travel Mumbai to Singapore, so my flight is from Mumbai to Singapore. After that, the next flight is, it should be at least minimum 3 hours. So for example, if I'm gonna land in Manila, I'm mostly choosing a late evening flight, means like 11:35, which is at from Manila, from Mumbai, and then you are going to be landing in Singapore somewhere around 8 a.m. So 8 a.m. I will be landing. My next flight will be somewhere around 11 or either 2 p.m. So there are lots of flights option from Singapore, so you can choose either anyways. Even you are going to go for Kuala Lumpur, there are some flight, usually the flight is like that, late in the evening, like 12 or 12:05 or like 11:30, like that, and then you will be reaching Malaysia, Kuala Lumpur, like somewhere around 8:30. Then you have a next flight somewhere around 12, something like that. Same goes for Thai Airways as well, Thailand, like that. So you can choose that kind of one flight which is going to be
bring you here in the Manila. Once you land here, you need to clear the immigration and other stuffs. So I think so that's it from my side. If you like the video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below. Thank you so much guys for watching. Bye bye and have a safe journey.